जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम में। तो आज मैं आया हूँ एक बहुत ही अनोखा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हो, थंबनेल में भी देख सकते हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा जॉब है, जॉब से मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब की बातें कर रहा हूँ, जो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो देखिए, वैसे तो इंडिया में आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब को लेके कितना क्रेज़ है और कितना कंपटीशन है। करोड़ों करोड़ों बच्चे हर साल कितना फॉर्म फिलअप मतलब कितना फॉर्म अप्लाई करते हैं, कितने सारे एग्ज़ाम्स को देते हैं। तो इस डाटा के हिसाब से आपको ये तो पता लग गया ही मतलब कितना टफ़ है इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लेना। फिर भी इन मतलब सब गवर्नमेंट जॉब्स के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको तीन ऐसे जॉब के बारे में बताऊंगा जो कंपैरेटिवली बाकी सारे जॉब से वो मिलना आपको थोड़ा आसान रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। फैक्टर से मेरा मतलब है टाइम, कितने टीयर में ये एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 टीयर 2 है, वैकेंसीज़ कितनी आती है हर साल, और कितना समय आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मतलब कितना समय आपको लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए। उस सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आपको मैं अभी मतलब इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको तीन ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगा कि जो मतलब आपको कंपैरेटिवली इजी रहेगा बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस के बारे में। देखिए, मतलब अब आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि एमटीएस कैसे आसान हो गया, कितना मतलब बहुत लोग इसका फॉर्म फिलअप करते हैं। तो एमटीएस का थोड़ा सा मैं आपको एमटीएस के बारे में बता दूं कि अभी रिसेंट में सेशन 1 और सेशन 2 का वो जो पैट स्टाइल है वो आया है। लेकिन पहले क्या होता था कि आपको बस एक ही एग्ज़ाम सीबीटी 1 एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता था, और एक बार आपने सीबीटी 1 एग्ज़ाम मतलब जो सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आप सिलेक्टेड हो। अभी मतलब आई थिंक 2 साल हुआ है या 3 साल हुआ है कि सेशन 1 और सेशन 2 का मतलब स्टाइल रखा गया है, पैटर्न। तो होता वही सेम, एग्ज़ाम तो सेम ही है। आपका जनरल नॉलेज रहेगा, उसे शायद सेशन 2 में मतलब आपका इंग्लिश के रिगार्डिंग होता है। टोटल मतलब बाकी सब तो सेम ही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, फिर जनरल अवेयरनेस, ऐसा ही सब सेम ही है। तो इसमें मैं कौन से फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि मतलब वही बस आपने ये एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम क्रैक कर लिया सीबीटी 1, फिर आपको अब उसके बाद आपको दूसरे वो टीयर 1 टीयर 2 वो सब के बारे में चिंता नहीं करना है। अगर आपका पहला एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है तो आप उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको अभी जो 3 कैटेगरी थे, तो 3 कैटेगरी के 3 नंबर में मैंने आपका एसएससी एमटीएस को रखा है, क्योंकि इधर ज़्यादा टीयर्स में एग्ज़ाम नहीं होता। बाकी एग्ज़ाम्स के जैसा सीजीएल हुआ और सीएचएसएल हुआ, तो उसमें क्या होता है टीयर 1 टीयर 2, फिर आपका जो इंटरव्यू वगैरह होगा या फिर टाइपिंग का जो जैसा मतलब जो डिमांड है उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उसीलिए मैं इसको 3 नंबर में रखता हूँ। अगर आप अच्छे से इसका विद इन मतलब 3 से लेके 6 महीना तक अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें मतलब सिलेक्ट होंगे। और ये 10 पास वाला जॉब है, इसलिए बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे सकेंगे। अब कंपटीशन तो ज़्यादा रहेगा, कंपटीशन का वो मतलब हर एग्ज़ाम में आपको कंपटीशन मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फैक्टर्स के मतलब मद्देनज़र रखते हुए, तो उसमें क्या है कि 10 वाले बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकेंगे, और एग्ज़ाम भी एक ही बार देना है। सेशन 1 और सेशन 2 साथ साथ होगा, तो एक ही बार एग्ज़ाम आपने क्लियर कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। इसमें मैं हवलदार को नहीं रख रहा हूँ, बस नॉर्मल एसएससी जो एमटीएस है उसके बारे में बता रहा हूँ। हवलदार में तो आपको फिर फिज़िकल देना पड़ेगा, तो थोड़ा फिज़िकल को अभी साइड में रखते हैं। डायरेक्ट एमटीएस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था मेरा पहला जो कैटेगरी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं आपको अभी दूसरा जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 2 नंबर में है। वो है एसएससी का ही स्टेनोग्राफ़र सी और डी का पोस्ट।
तो सब पहले मैं बता दूँ स्टेनोग्राफ़र का काम क्या रहता है। मतलब स्टेनोग्राफ़र का बेसिकली काम ये है कि वो कुछ भी बड़ा सा सेंटेंस हो या फिर कुछ बहुत सारे वर्ड हो, उसको ट्रांसक्रिप्ट करके उसको कोड में चेंज करना है। तो उसी वही काम रहता है एक्चुअली स्टेनोग्राफ़र का। तो जो स्टेनोग्राफ मशीन होता है उसमें से मतलब टाइपिंग किया जाता है और मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ को इजी बनाया जाता है, या फिर एक जो लाइन है वगैरह वो सबको एक किसी कोड में चेंज किया जाता है। तो इससे क्या काम होता है कि जो स्टेनोग्राफ़र है, वो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं उनके स्पीच राइटिंग, मतलब उनके द्वारा जो स्पीच किया जाता है उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वहाँ पे उन लोग मतलब शॉर्ट में वो बना सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो बेसिक ऑफिसर्स को अलग अलग आपका उसमें डिविजन्स में हेल्प करना रहता है, असिस्ट करना रहता है। स्टेनोग्राफ़र का जो एसएससी के स्टेनोग्राफ़र है उनका काम वही रहता है। तो अभी मैंने इसको 2 नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें क्या है कि एक तो ये क्लास 12 पास वाला जॉब है, और ऊपर से बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है कि आपका स्टेनोग्राफी का कोर्स नहीं करते हैं। तो स्टेनोग्राफी का कोर्स नहीं करने के कारण वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बाकी चीज़ के कंपैरेटिव में इसका थोड़ा मतलब कंपटीशन कम रहता है। एक पहला बात तो मैंने ये कहा कि कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, मतलब इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स को लेके। लेकिन बाकी सब के कंपैरिजन में जो इजी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही है कि स्टेनोग्राफी का कोर्स जो बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं करते हैं, उसके कारण जो भी बच्चे स्टेनोग्राफी का कोर्स किए हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। इसलिए इसका थोड़ा सा बाकी के कंपैरेटिव में जॉब लेना आसान है। तो इसमें क्या है कि पहला एक सीबीटी एग्ज़ाम CBT 1 होगा, एक पहला एग्ज़ाम होगा और एक ही होगा जो कि CBT होगा। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। आपका ये टाइपिंग जो होता है स्टेनोग्राफी का कोर्स जो किए हो आप, उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम होगा, और उसमें सिलेक्ट होने के बाद आपको ये जॉब मिल जाएगा। उसीलिए मैंने इसको 2 नंबर में रखा, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा आसान है। आजकल क्या हो रहा है कि वैकेंसीज़ को डिक्रीज़ किया जा रहा है, लेकिन आप नॉर्मली देखोगे इस बार 2023 में शायद बहुत कम वैकेंसीज़ निकले हैं पिछले के रिगार्डिंग में, पिछले साल के रिगार्डिंग में। लेकिन ओवरऑल देखें तो इसको 2 नंबर में इसीलिए मैंने रखा है। ये सब फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया उसके रिगार्डिंग मैंने इसीलिए इसको रखा है। अब मैं आपको तीसरी और आखिरी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बाकी सारे एग्ज़ाम के कंपैरिजन में ईजी है उसमें जॉब लेना। तो वो है आरआरबी का ग्रुप डी। अब आप चौंक गए होंगे कि आरआरबी का ग्रुप डी कैसे, करोड़ों बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको सारे फैक्टर्स के थ्रू आपको मैं समझाने वाला हूँ कि क्यों ये आसान है बाकी के कंपैरिजन में। तो देखिए क्या होता है कि जब रेलवे की वैकेंसी निकलती है, मतलब आरआरबी ग्रुप डी वगैरह में, तो ऐसा 1000 2000 में नहीं निकलता है, मैसिव वैकेंसी निकलती है। जब 2018 में वैकेंसी निकली थी तो लगभग 60,000 के करीब वैकेंसी आई थी, और जब 2019 में आई तो वो 1 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट में वैकेंसी आई थी। तो जब ज़्यादा वैकेंसी है तो आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चांस बन जाता है उसमें जॉब मिलना, ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि फॉर्म फिलअप भी बहुत बच्चे करते हैं। तो क्या होता है, जब 1 लाख वैकेंसी रिलीज़ किया गया था आरआरबी के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाता है। तो बहुत लोगों में ये न्यूज़ फैल जाता है कि रेलवे के द्वारा 1 लाख वैकेंसी निकली गई है, तो हम सबको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि हर वो व्यक्ति फॉर्म फिलअप करता है, मतलब जिसको न्यूज़ मिला है। इसलिए इसका मतलब फॉर्म फिलअप का रेट इतना ज़्यादा है। नेट कैफ़े में जाके फॉर्म फिलअप कर लिया, बहुत सारे जो प्रिपरेशन करने वाले नहीं है वो भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। इसलिए ये ऑटोमेटिकली इसका नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं उतने ही प्रिपरेशन नहीं करते, मतलब उससे काफ़ी कम लोगों का प्रिपरेशन जारी रहता है। और अब मैं आपको दूसरे फैक्टर के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या है कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है इसके एग्ज़ाम में। बाकी सब मिल जाएगा आपको, जो एसएससी में है वो सब मिल जाएगा, बस एक इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, वीक है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो एक तो मतलब उन लोग के लिए चांस भी बढ़ गया, जिसको मतलब इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है वो भी इसमें कर सकते हैं। तो एक फैक्टर वो हो गया। और दूसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज ज़्यादा निकलती है,
अब और फैक्टर सुनिए इसका क्या है कि क्या होता है, ये कभी टाइम में इसका एग्ज़ाम नहीं होता। जैसे बोला जाता है कि 3-4 महीने में एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता, ये बहुत लंबा खींचा जाता है। जो भी आरआरबी का एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं, पिछला जो भी डाटा है वो सब चेक करेंगे तो क्या होता है कि जब फॉर्म फिलअप किया जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही फॉर्म फिलअप करते हैं और वो इस चीज़ का ट्रैक नहीं रखते। जो 2019 में हुआ उसका एग्जांपल देने वाला हूँ। फॉर्म फिलअप तो करोड़ों बच्चे ने दिया था, लेकिन एग्ज़ाम कितनों ने दिया, बहुत कम ने दिया। तो इसमें ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं लास्ट में जाके। जो अटेंडेंस रहता है वो कंप्लीट अटेंडेंस नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली किसी को दूसरा जॉब मिल जाता है या फिर कुछ दूसरा काम में रहते हैं, इसलिए इसका एग्ज़ाम नहीं देते। तो लास्ट में जाके क्या होता है, इसका ओवरऑल आपका कंपटीशन कम जाता है। और इसका भी एक चीज़ है कि आपको बस एक ही एग्ज़ाम क्रैक करना है और ऊपर से ये क्लास 10 पास वाला जॉब है। मतलब जो आरआरबी ग्रुप डी का है वो क्लास 10 पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, आपके लिए आसानी है। और इंग्लिश भी नहीं है, तो आप जो भी अगर इसमें मन लगा के 4 से 6 महीने तक अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत चांसेस है, मतलब 100% चांसेस है कि आपको इसमें जॉब मिल जाएगा। देखिए इतने सारे फैक्टर्स को मतलब मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको इसके बारे में बताई है। आप भी सोच लीजिए क्या मैं मतलब सही बोल रहा हूँ कि नहीं। इसमें एक वो है कि फ़िज़िकल होती है, और ये फ़िज़िकल उतनी टफ़ नहीं है, आपको बस मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है ग्रुप डी का जॉब लेना, मतलब बाकी के कंपैरिजन में क्यों इतना आसान है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको कट ऑफ जो रहता है उससे थोड़ा ऊपर आपका मार्क्स रहे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे जॉब्स भी है इसमें। मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं कि अगर आपको ग्रुप डी में कुछ ऐसे भी जॉब है, जैसे मान लीजिए ट्रैकमैन हुआ, गैंगमैन हुआ, वो सब जॉब मिलने से क्या होता है कि बहुत ही मुश्किल है वो जॉब। देखिए जॉब मिलना ही मुश्किल है, और मिल जाता है तो सही है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप वो सब जॉब मतलब आपको ना मिले। क्योंकि क्या होता है कि आप ग्रुप डी में सिलेक्ट होने के बाद भी दूसरा जो जॉब है, मतलब दूसरा जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जो फ्री टाइम रहता है उसमें। लेकिन जब आपका कुछ ऐसे जो गैंगमैन वगैरह है या ट्रैकमैन वगैरह है, ट्रैक में मतलब जो ट्रैक का मेंटेनेंस करने वाला जॉब है, उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे जब आपका उसमें सिलेक्शन होता है। तो बहुत सारे ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट है, बाकी पोस्ट में आपका अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बस ये 2 चीज़ अवॉइड करना है। उसलिए थोड़ा सा अगर कट ऑफ के ऊपर आपका मार्क्स रहेगा, अगर थोड़ा सा मार्क्स अच्छा है तो आपको चांसेस है कि उसमें आपका जॉब वो वाले पोस्ट में आपको जॉब ना मिले। तो यही था जो तीसरा फैक्टर मैंने आपको मतलब तीसरा जॉब के बारे में बताया, बहुत सारे फैक्टर को देखते हुए। तो ये मतलब पिछला 2019 के रिगार्डिंग मैंने बताया, क्योंकि एग्ज़ाम इसका मतलब बहुत कैंडिडेट्स अप्लाई करने के कारण एग्ज़ाम बहुत डिले किया जाता है, और आपका जॉइनिंग मिलते मिलते मतलब आपका एग्ज़ाम होते होते जॉइनिंग होते होते 1-2 साल से ज़्यादा लग जाता है। उस पीरियड तक बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली वो ट्रैक से छूट जाते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत चांसेस है बाकी के मुताबिक। और एक चीज़ कि सिलेक्शन होने के बाद भी मतलब मान लीजिए रिज़ल्ट आ गया, कट ऑफ वगैरह आ गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी इसमें क्या होता है कि जो डीबी वगैरह होता रहता है सिलेक्शन वगैरह, वो सब के बाद भी ऐसा भी है कि आपको बाद में भी बुलाया जा सकता है। पहले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो कैंडिडेट्स है वो नहीं आए, उसके कारण उन लोग फिर से एक नया डीबी मतलब नया पैनल जारी करेंगे और आपको बाद में बुलाने का चांसेस भी रहता है। तो आपने एक बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे दिया तो आप पहली बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता और अगर आप कट ऑफ के आसपास ही हो तो आपका नेक्स्ट राउंड में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें यही फ़ायदा है। तो अल्टीमेटली सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आरआरबी ग्रुप डी को मैं पहले नंबर पे रखना चाहता हूँ कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेना क्यों आसान है। तो मैंने आपको सारे फैक्टर्स के बारे में बताए, और क्या आपको क्या लगता है इस बारे में आप भी हमें बताएं। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।